ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीआई के बारे में, यानी कि आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाएगा। और एपीआई के ऊपर जो बेस्ड 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता है कि DSSB की जो भर्ती आई हुई है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, उसमें जो सिलेबस है उसके अंतर्गत AFI और API को भी सम्मिलित किया गया है। कुछ आयुर्वेदिक रूल रेगुलेशन भी सम्मिलित किए गए हैं और आयुर्वेद के जो अधिनियम हैं, जो धाराएं हैं, जो एक्ट हैं, जो नियमावली है, वो सारी चीज़ें भी उसमें सम्मिलित की जाएगी। मॉडर्न आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगी। बाकी जो आपका मेन सब्जेक्ट है आयुर्वेद का जो पोर्शन है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आयुर्वेद के ऊपर आधारित आयुर्वेदिक एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में। एक एक क्वेश्चन को हम समझेंगे और उसके आंसर को समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो कि अक्सर CCRS की भर्तियों में और DSSB आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्तियों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है दोनों एग्जाम में, चाहे आप CCRS के एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, या DSSB की भर्ती देख रहे हो, तो दोनों में बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप यूपी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का भी एग्जाम अगर दोगे तो उसमें भी आपको बाइलिंगुअल ही दिखेगा, इस तरह के प्रश्न दिख सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ये क्वेश्चन जो है एलोपैथी फार्मासिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलोपैथी में भी पूछा जाता है, आयुर्वेद में भी ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? 1940। आंसर क्या होगा? 1940। आंसर 1940, यानी कि 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ था। याद रखना है किस वर्ष लागू हुआ था? सन 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक औषधियों के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कौन सा अध्याय लागू होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया आप सभी के लिए कि जो DSSB, CCRS और अन्य आयुर्वेदिक भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो आयुर्वेदिक औषधियों के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में कौन सा अध्याय लागू हुआ है? तो अध्याय लागू हुआ है चैप्टर 4A। कौन सा अध्याय लागू हुआ है? चैप्टर 4A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? सभी को पता है आयुष मंत्रालय की स्थापना जो है सन 2014 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद से अगला प्रश्न देखिए, IMCC एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पारित हुआ था 1970 में। कब पारित हुआ था? 1970 में IMCC एक्ट पारित हुआ था। आप सभी को बता दें कि आयुर्भास्कर ऐप पर DSSB का फुल कोर्स अवेलेबल है। DSSB आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती परीक्षा के ऊपर जो तैयारी कराई जा रही है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो तैयारी कराई जा रही है DSSB के लिए, वो कोर्स आयुर्भास्कर ऐप पे अवेलेबल है। और प्लस CCRS का भी कोर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप जो है इंस्टॉल करके अपने नंबर से लॉगिन करके वहाँ पे ये दोनों कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास आयुर्वेद से रिलेटेड, होम्योपैथ से रिलेटेड, BCG टेक्नीशियन से रिलेटेड अलग अलग कोर्स यहाँ पे भर्ती परीक्षाओं के अवेलेबल हैं। एक बार आप ऐप इंस्टॉल करके आप कोर्स पेज पे क्लिक करके कोर्सेज देख सकते हैं। हमारे पास रेगुलर कोर्सेज भी हैं, जैसे आप राजस्थान के अगर स्टूडेंट हो, DNP फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो, तो आपका फुल कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है।
आप यूपी आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हो तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हो और आयुर्वेद जीएनएम का कोर्स कर रहे हो, आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स कर रहे हो तो आयुर्वेद उपचारिका प्रथम वर्ष, द्वितीय तृतीय वर्ष, प्रसूति आदि के जो कोर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही हमारे ऐप पर होम्योपैथ फार्मासिस्ट का कोर्स बंडल अवेलेबल है, बीसीजी टेक्नीशियन का कोर्स अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे भर्ती परीक्षाओं के कोर्स अवेलेबल है। तो एक बार जरूर आप आयुर भास्कर ऐप पे विजिट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, IMCC एक्ट का स्थान किस अधिनियम ने लिया है? CISM एक्ट क्या है? तो सिस्टम नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये फुल फॉर्म हुआ NCISM का, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यह एक्ट IMCC एक्ट का स्थान इस एक्ट ने ले रखा है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने ये स्थान ले रखा है। आप फुल क्लास के लिए आयुर भास्कर ऐप को इंस्टॉल करके आप DSSB का कोर्स जो है वो ले करके वहाँ पे डिटेल क्लासेस जो हैं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्रव्य गुण सब्जेक्ट किस अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेट होता है? नेशनल कमीशन ऑफ मेडिसिन। अभी आपको बताया गया है कौन सा, IMCC एक्ट का स्थान किस अधिनियम ने लिया है? तो NCISM ने लिया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसने IMCC का स्थान लिया है। और इसमें भी अगर हम देखें द्रव्य गुण सब्जेक्ट किस अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेट होता है, तो यह भी रेगुलेट होता है NCISM एक्ट के अंतर्गत, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं में अधिकतम सीमा तक अशुद्धियां निर्धारित की जाती हैं? ये है सारणी जे में ये निर्धारित की गई हैं, जो किस नियम के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं के अधिकतम सीमा तक अशुद्धियां निर्धारित की जाती। किस नियम के अंतर्गत अगर पूछा जाए किस नियम के अंतर्गत आयुर्वेदिक दवाओं में अधिकतम सीमा तक अशुद्धियां निर्धारित की जाती हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, यानी कि सैचिल्ड्यू जे जो है, सैचिल जे ये आपका आंसर होगा। मतलब कि सारणी जे में ये चीजें जो हैं सम्मिलित हैं। अगला, औषधि एवं चमत्कारी उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम कब लागू हुआ? आपको पता ही होगा कि आयुर्वेदिक औषधियों को अलग तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं और अलग अलग चमत्कार का दावा करते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें लोगों को मन लुभावने वादे करके दावे करके लोगों को भुलाने भटकाने का काम करते हैं। तो इसलिए ये जो अधिनियम है आपत्तिजनक विज्ञापन जो है ये लागू इसलिए हुआ कि ताकि इस तरह के दावे, इस तरह के लोगों को भटकाने का जो काम है वो ना हो सके। तो इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था इसे 1954 में। कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था सन 1954 में। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, TKDL का पूर्ण रूप क्या है? TKDL का पूर्ण रूप क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये आप आंसर देंगे TKDL। ये सभी प्रश्न जो हैं जेन्युइन हैं और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्न API के अंतर्गत, आयुर्वेदिक एक्ट और रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं, सभी नियमों के अंतर्गत आते हैं और अलग अलग एक्ट के अंतर्गत ये सम्मिलित हैं क्वेश्चन। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जिसको शॉर्ट में हम
NMPB कहेंगे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत सम्मिलित है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, एपीआई किसका संक्षिप्त रूप है? एपीआई किसका संक्षिप्त रूप है? तो तभी से हम चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया हर चिकित्सा पद्धति का एक अपना फार्माकोपिया है, जहां से मेडिसिन के बारे में जो जानकारियां हैं, उनका वर्गीकरण है, उनको बनाने की विधियां हैं, उनके प्रारूप हैं, उनको श्रेणीबद्ध जो किया गया, उनके जो नियम हैं, ये सारी चीज़ें फार्माकोपिया में सम्मिलित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवश्यक मानदंड कौन तय करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवश्यक मानदंड कौन तय करता है? तो आवश्यक मानदंड तय करने वाला जो विभाग है वो कौन सा विभाग है? वो है NCISM। कौन सा विभाग है? NCISM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवश्यक मानदंड तय करता है। ये जो विभाग है इसका नाम कई बार रिपीट हो रहा है, तो याद भी रख लेना आपको, क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM एक विभाग है जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी नियम कायदे कानून जो होते हैं उनको ये लागू भी करता है और इनके मापदंड भी ये तय करता है। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधिनियम पारंपरिक ज्ञान की चोरी को रोकता है? अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पारंपरिक ज्ञान यानी कि जो प्राचीन आयुर्वेद की विधा है उससे रिलेटेड जो ज्ञान है, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उनकी चोरी को रोकने के लिए ये अधिनियम तैयार किया गया है। तो इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं? ये अधिनियम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। कौन सा अधिनियम है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। याद करते रहिए, नोट्स आप बनाइए जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? अब ये भी आपको पता चल गया ना कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस लिए है। ये है पारंपरिक जो आयुर्वेदिक का ज्ञान है, पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है, उसकी जो धरोहर है, उसकी चोरी को रोकने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया। अब पूछा जा रहा है कि किस वर्ष लागू किया गया, तो आप बताएंगे सन 2002 में ये लागू किया गया। कब लागू किया गया? सन 2002 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ASU दवाएं किस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? ASU दवाएं किस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ये आते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न, एक आयुर्वेद चिकित्सक की पंजीकरण प्रक्रिया किसके तहत होती है? यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। ऐसा नहीं कि वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि एक आयुर्वेद चिकित्सक की पंजीकरण प्रक्रिया किसके तहत होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की पंजीकरण प्रक्रिया आप बता सकते हो इसमें से किसके तहत होती है, क्योंकि तभी से एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आयुर्वेद के लिए नियम, शर्तें, कानून, अधिनियम बना रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेजों के लिए, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों के लिए मानदंड भी तय कर रहा है। तो चिकित्सकों के पंजीकरण की प्रक्रिया किसके तहत होती है? तो वो भी होता है आपका NCISM। यहाँ पे जितने भी एब्रिविएशन है आपको नोट करने की जरूरत है। जैसे आप फसाई का देख सकते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
NCISM का देख सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, API का देख सकते हैं, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, और PLIM का देख सकते हैं, फार्माकोपियल लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन। ये सभी एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आंसर किस पे टिक करना है आपको? आयुर्वेदिक चिकित्सक की पंजीकरण प्रक्रिया किसके तहत होती है? NCISM के तहत। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ जा रहा है? आयुर्वेदिक औषधियों के लिए आवश्यक विश्लेषण कहाँ होता है? आयुर्वेदिक औषधियों के लिए आवश्यक विश्लेषण कहाँ किया जाता है? तो आंसर होगा PLIM। तो PLIM का फुल फॉर्म हमने बताया आपको, फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है, फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन याद रखना है। बाकी एक और शॉर्ट नेम है NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, आप याद रख सकते हो। फिर है DGCIM, ये भी इंपॉर्टेंट है। DGCIM क्या है? द डायरेक्टरेट जनरल कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स। ये करता क्या है? ये करता है कलेक्ट्स स्टेट वाइज एक्सपोर्ट डाटा फॉर आयुष, यानी कि ये स्टेट वाइज एक्सपोर्ट मतलब कि जो निर्यात किए जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो चीज़ें भेजी जा रही हैं आयुष से रिलेटेड जो है, चाहे वो आयुर्वेद से रिलेटेड हो, योगा से रिलेटेड हो, नेचुरोपैथी से, यूनानी से, सिद्धा से, होम्योपैथी से, उन प्रोडक्टों का एक्सपोर्टेशन किस स्टेट में कैसे, स्टेट वाइज कैसे हो रहा है, उसका डाटा जो है ये DGCIS रखता है। कौन रखता है? DGCIS, ठीक है, स्टेट वाइज जो डाटा है वो रखता है। यहाँ पे CIS बना लीजिएगा, M हो गया है, आप यहाँ पे DGCIS बना लेंगे, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स। ये डाटा रखता है एक्सपोर्टेशन का, जो कि आयुष से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, उनका एक्सपोर्टेशन स्टेट वाइज कैसे हो रहा है, उसका पूरा डाटा DGCIS रखता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल किस वर्ष अधिनियमित किए गए थे या लागू हुए थे? याद रखना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल किस वर्ष अधिनियमित किए गए थे? तो वो वर्ष है 1945। कब अधिनियमित किए गए थे या कब लागू हुए थे? तो 1945 में अधिनियमित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, NCISM अधिनियम के अंतर्गत कितने स्वायत्त बोर्ड बनाए गए हैं? आप देख सकते हैं ना, बार बार ये नाम आ रहा है। कितने बोर्ड बनाए गए हैं? 4 ऑफ मेडिसिन। NCISM फिर से बता दे रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। याद रखना है आपको, NCISM यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बार बार बताया जा रहा है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा बोर्ड NCISM के अंतर्गत नहीं आता? इसमें से कौन सा बोर्ड जो है NCISM के अंतर्गत नहीं आता? आपको बता दें, UG बोर्ड, PG बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट बोर्ड, NMPB बोर्ड। अगर देखें तो इसमें से लगभग सभी बोर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। UG बोर्ड भी आता है, PG बोर्ड भी आता है, मेडिकल असेसमेंट बोर्ड भी आता है, लेकिन NMPB बोर्ड नहीं आता है। NMPB बोर्ड ऐसा बोर्ड जो है वो NCISM के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत NMPB बोर्ड नहीं सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी ये क्वेश्चन आपने देखा था पीछे, TKDL का एब्रिविएशन पूछा गया था, संक्षिप्त रूप पूछा गया था।
ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकेडीएल का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है क्या है? फार्माकोलॉजी सिखाना, पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट चोरी होने से बचाना, हर्बल दवा बेचने का पोर्टल या कॉलेजों की सूची देना। तो आपको बता दें कि पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट या चोरी होने से बचाना। पेटेंट यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दवा बना रहे हैं आयुर्वेद का और फिर वो अपने तरीके से बना लेते हैं और उसके बाद से वो पेटेंट अपने नाम से करा लेंगे और वो कहेंगे कि ये हमने बनाया है, तो यह हमारे नाम से या हमारे अधीन ये सारी चीज़ें जो भी होगा, इसका ब्रांड वैल्यू या जो भी लागत होगी या जो भी दर वगैरह जो भी हम करेंगे वो सब हमारे अंडर में ही होगा। तो टीकेडीएल जो है ये काम क्या करता है? ये पारंपरिक ज्ञान को चोरी होने से बचाता है। यानी कि जो भी, अगर आप देखें, मान लीजिए भैंसज रत्नावली है, उससे कोई दवा देख करके अपने नाम से पेटेंट करा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। शास्त्रों में जो शास्त्रोक्त जो द्रव्य है वो शास्त्रों के अंतर्गत ही आपको मेंशन करना पड़ेगा और उसका पूरा श्रेय शास्त्रों के अंतर्गत ही है। आप अपने नाम से उसे पेटेंट नहीं करा सकते। तो इस चीज को रोकने के लिए ही टीकेडीएल जो है बना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट होने से या चोरी होने से बचाए। शेड्यूल ए किससे संबंधित है? मतलब सारणी ए भी कह सकते हैं, सारणी ओ भी कह सकते हैं, शेड्यूल ए भी कह सकते हैं। किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? दवाओं के निर्माण प्रक्रिया से, दवा का फर्म से या फार्म एवं आवेदन प्रपत्र से या टैक्स नियम से। तो ये फार्म और आवेदन प्रपत्र से है। शेड्यूल ए या सारणी ए कह सकते हैं, जो कि यह निर्धारित करता है कि दवाओं से रिलेटेड जो भी फार्म और प्रपत्र हैं वो सभी चीजें शेड्यूल ए के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शेड्यूल E1 में किसका वर्णन है? किसका वर्णन शेड्यूल E1 में है? तो याद रखना है आपको, विषैले औषध द्रव्यों का वर्णन जो है शेड्यूल E1 के अंतर्गत किया गया है। मतलब कि सारणी जो E1 है उसके अंतर्गत ये किया गया है। अगला, NCISM की स्थापना किस वर्ष हुई? NCISM की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई 2021 में। NCISM की स्थापना जो है 2021 में हुई है। अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सीरीज में बताए गए हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है आयुष ग्रिड परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आयुष ग्रिड परियोजना का उद्देश्य है डिजिटल इंटीग्रेशन। क्या उद्देश्य है? डिजिटल इंटीग्रेशन। तो डिजिटल इंटीग्रेशन आयुष ग्रिड का मेन उद्देश्य है। तो सभी प्रश्न जो है आप अपने नोट्स में बनाइए, लिखिए और इसको रट जाइए, याद कर जाइए, ताकि आप अगर एग्जाम में बैठो तो ये क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अब जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि DSSB के स्टूडेंट इसको तैयार करेंगे, CCRS के स्टूडेंट इसको तैयार करेंगे, जो भर्ती परीक्षा में बैठेंगे वही तैयार करेंगे। आप इसको तैयार करिए, आप अपने नोट्स में लिखिए। अगली, अगर आपने इस भर्ती में आवेदन नहीं किया है तो अगली जो भर्ती आएगी उसमें आप आवेदन कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन कीजिए, ताकि आपको भी सरकारी जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट या आयुर्वेद नर्स या आयुर्वेद के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ करके एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी रिक्ति प्राप्त करने का जो सपना है वो आपका पूरा हो सके। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने क्लासमेट्स, अपने स्टडी ग्रुप, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जा करके डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के अलग अलग लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं और सभी जानकारियों से अप टू डेट रह सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।